लोगों से पूछा कि भाई आप क्या चाहते हैं, और सभी लोगों ने मायावती जी के पक्ष में निर्णय लिया कि मायावती जी देश की प्रधानमंत्री होनी चाहिए। और तालकटोरा स्टेडियम में भी आप अभी कवर कर रहे थे, वहां भी आपने देखा पूरे देश के लोगों ने कहा कि भाई हम बटन हाथी का दबाएंगे और बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। समाज के सामने सवाल छोड़ता हूँ कि एक व्यक्ति कुछ दिन पहले विधानसभा का चुनाव हार जाता है और कुछ समय बाद, साल भर बाद, वो लोकसभा का चुनाव भी बड़े भारी बहुमत से जीत जाता है। सवाल ये कि जीता गया है जिताया गया, ये सवाल है। जीता गया है जिताया गया, ये दोनों क्वेश्चन कहीं खड़े होते हैं। दूसरा, जब ऑलरेडी बहुजन समाज पार्टी है तो नए संगठन बनाने की, नई पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता है। बीएसपी एक आंदोलन था, आंदोलन है, आंदोलन रहेगा। समाज के लोगों से मैं यही कहूंगा कि जब जब भी ये आंदोलन कमजोर होगा, समाज का बहुत नुकसान होगा, और जब जब ये आंदोलन मजबूत हुआ है, तब तक समाज का हर व्यक्ति सम्मान और स्वाभिमान के साथ इस भारत में उसको जीने का अवसर मिला है। जब डिसीजन आया था और SC/ST समाज के अधिकारी कर्मचारियों को रिवर्ट करने का मौका आया, तो मुझे लगता है पूरा देश जानता है कि अखिलेश यादव जी की सरकार ने धड़ाधड़ लोगों का रिवर्जन किया। लोगों को, जो आदमी डिप्टी SP था, उन्हें सिपाही बना दिया गया। समझे बात है, डिमोट हो गए सब, डिमोट किए गए। नमस्कार, जय भीम। स्वागत है DNN हिंदी की पॉडकास्ट सीरीज में, जिसमें हम एक एक करके खास उन लोगों से बातचीत करते हैं जो समाज में महत्वपूर्ण योगदान देते आए हैं, अम्बेडकरवादी हैं। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ KP चौधरी साहब हैं, जो बिल्कुल परिचय के मोहताज नहीं हैं। देश दुनिया उनको जानता है। दुनिया भर में अम्बेडकरवाद का डंका बज रहा है और उसमें बड़ी भूमिका KP चौधरी साहब की रही है। सर, स्वागत है आपका। जी, जय भीम, नवोदय। धन्यवाद। बहुत सारे सवाल हैं, और क्या सवाल हैं, क्योंकि ये पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट का अर्थ होता है खुल के चर्चा, यानी कि एक अनकट कैंडिड चर्चा, जिसमें हम छोटे सवाल पूछेंगे और छोटे जवाबों की अपेक्षा करेंगे, लंबे चौड़े जवाब नहीं। और सवाल बहुत सारे हैं। सवाल जो रहेंगे, दलित राजनीति, बसपा की राजनीति, बहुजन राजनीति, और एक तरह से जो दलित राजनीति के खिलाफ षड्यंत्र है वो, और जो हमारे महापुरुषों और नेताओं को कम करके आंकने का, उनका मनोबल घटाने का जो प्रयास चल रहा है, उस सब पे सवाल होंगे। सर, पहला सवाल बहुत सीधा सा, आप देख रहे हैं दलित राजनीति, क्या लग रहा है आपको? दलित राजनीति एक षड्यंत्र के तहत पूरी तरह हाशिए पर पहुंचा दी गई है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसमें चिंतन और मंथन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मतलब स्थिति कितनी खराब है आपके हिसाब से? कि मेरे हिसाब से ICU में है, वार्ड में है, कहाँ है हम? देखिए, अभी मैं इस ICU में नहीं मानता हूँ। इसमें अभी बहुत गुंजाइश है, रिकवरी की बहुत गुंजाइश है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से चिंतन मंथन अब शुरू हुआ है, समाज के जो भी हमारे जागरूक भाई और बहन राजनीति से जुड़े हुए हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को और मजबूती के साथ में और अधिक जिम्मेदारी के साथ अगर समझने की कोशिश करेंगे, तो ऐसी बात नहीं है ICU में जाने की दलित राजनीति को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दलित राजनीति देश के सेंटर में थी, सेंटर में रहेगी, और इसमें कहीं किसी प्रकार की दोहराई नहीं होनी चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए। कौन कौन सी पार्टियां हैं जिनको आप मानते हैं कि ये दलितों की पार्टियां हैं, दलितों की पार्टी है, इसका नाम है बहुजन। मैं उसे पार्टी नहीं मानता हूँ, मैं उसे एक सामाजिक आंदोलन के रूप में देखता हूँ। हालांकि मैं एक राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ, बावजूद उसके मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ कि बहुजनों की, विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों की अगर कहीं कोई भावना निहित है, जो लोग विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, वो अपनी बहुजन समाज पार्टी में ही करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी ना पार्टी नहीं है, मैं उसको एक आंदोलन के रूप में देखता हूँ, सामाजिक आंदोलन है। इस आंदोलन ने इस देश की राजनीति का, मैं कहता हूं कि पूरा स्वरूप बदल कर रख दिया है। देश की राजनीति में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को देश की मेन स्ट्रीम में लाके खड़ा कर दिया है, और जो भी मान सम्मान स्वाभिमान के साथ में देश में जीने का अवसर मिला है, उसका 100% श्रेय मैं बाबा साहब अम्बेडकर और उनके बाद में मान्यवर काशीराम जी, उसके बाद बहन मायावती जी, अर्थात बहुजन समाज पार्टी को देता हूँ। प्रकाश अम्बेडकर साहब की पार्टी भी है, आपने कहा कि एकमात्र पार्टी है, वो भी तो एक अम्बेडकरवादी पार्टी है। मैं जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं, अपने अपने क्षेत्रों में बाबा साहब के मिशन को मजबूत करने का काम करते हैं। मैं उनका सबका साधुवाद करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और उनसे ये अपील भी करता हूं कि आप इस आंदोलन को जितना मजबूती दे सकते हैं उसको पूरी देने की कोशिश करें, क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि बाबा साहब का मिशन इस देश के अंदर फले फूले, और उसके तहत हमारा समाज सम्मान और स्वाभिमान के साथ भारत में जी सके। जब आप RLD में गए थे, उस समय RLD जो है वो सत्ता का हिस्सा नहीं थी। उस समय RLD समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ा उन्होंने। अब सत्ता का हिस्सा है, तो आप कैसे देख रहे हैं पूरे समीकरण को, कि अब आप तो एक तरह से? देखिए, सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं अनुसूचित जाति समाज का एक व्यक्ति हूँ जी। बहुत गरीब घर में पैदा हुआ हूँ,
बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण से स्कूल गया, उस स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त की, उस शिक्षा से मैं भारत सरकार की नौकरी में आने में कामयाब हुआ। उस नौकरी के आते हुए मेरी और मेरे परिवार की गरीबी दूर हुई। और उसके बाद में ये श्रेय यहाँ तक हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को देते हैं। बिल्कुल। किसी भी व्यक्ति को इसमें कहीं कोई श्रेय नहीं जाता, चाहे वो कोई भी हो, XYZ कोई भी हो। उसके बाद में जब बहुजन समाज पार्टी यानी कि पहले DS4, फिर उसके बाद में आप जो है वामसिफ, और उसके बाद में फिर बहुजन समाज पार्टी का जब उदय हुआ तो देश की राजनीति में अनुसूचित जाति जनजाति OBC समाज जो था, माइनॉरिटी समाज जो था, उसका जो मैं कहूंगा का एक सम्मानजनक स्थान उसको मिला। तो इसमें दो राय नहीं है, चाहे कोई भी आदमी किसी भी राजनीतिक पार्टी में रहे, ये सवाल पैदा ही नहीं होता। उसको हम ये नहीं कहते हर आदमी की अपनी आवश्यकताएं हैं, कोई भी आदमी किसी भी राजनीतिक पार्टी में जा सकता है, जुड़ सकता है, काम कर सकता है। बट परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम जी, ज्योतिबा फुले जी, ये जो लोग हैं, बिरसा मुंडा जी, ये जो लोग हैं, इन लोगों का जो योगदान है इस विशेष रूप से इस देश के बहिष्कृत समाज जिसको कहा जाता है, अनुसूचित जाति कहा जाता है, जिनको आज भी देखिए, मैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आज भी रामविलास सुमन जी के घर पर मतलब भारत का संविधान होने के बाद, मेरा सवाल था, भारत के संविधान होने के बाद, संविधान में प्रावधान होने के बाद देश के लोगों का दुस्साहस देखिएगा कि किसी के घर पर बुलडोजर लेकर जाते हैं, उसके घर पर उत्पात मचाते हैं, और फिर उसके बाद जो होता है वो पूरा विश्व उसको देख रहा है। तो लेकिन जो बयान उन्होंने दिए, क्या उन बयान को देने की जरूरत थी या उनसे दिलवाए गए? क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो दलित नेताओं को इस्तेमाल करेगी। मेरा इसमें उनको दलित सांसद कह रही है, वो सपा सांसद के रूप में उनका बचाव नहीं कर रही। मेरा सिर्फ अपने समाज के सभी अम्बेडकरवादियों से, बुद्धिजीवियों से जो इस आंदोलन का किसी न किसी रूप में अपना भागीदारी कर रहे हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं, इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं, मेरा सभी से निवेदन है कि कोई भी ऐसी बात जो भारत के किसी भी वर्ग के, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के व्यक्ति को आहत करती हो, उसको प्रताड़ित करती हो, उसके मन में चोट पहुंचाती हो, मैं सभी अम्बेडकरवादियों से, बाबा साहब के अनुयायियों से ये अनुरोध करूंगा कि हमें इस सब चीजों से बचने की कोशिश करनी। तुष्टिकरण की राजनीति में तो ये चीजें जरूरी हो जाती है ना, कि आप एक वर्ग को कहेंगे तो दूसरा वर्ग। तुष्टिकरण अपने आप में एक शब्द ऐसा है जिसका भविष्य हमेशा अंधकार में रहता है। तुष्टिकरण जिन जिन लोगों ने किया, मैं इतिहास में अगर जाऊं, मैं एमए हिस्ट्री का छात्र भी रहा हूं, मैंने मध्यकालीन इतिहास में मैंने स्नातकोत्तर की उपाधि भी ली है, तो जिस जिस व्यक्ति ने जितना तुष्टिकरण किया, मुझे लगता है कि उसका अंत उतना ही बुरा। लेकिन यूपी में तो बात बन रही है ना, सपा की भी और भाजपा की, क्योंकि अगर कोई इसको देखिए वैभव जी, अगर इसको कोई स्थायी मानता है तो मैं समझता हूं कि ये सूझबूझ की कमी के रूप में। तो ध्रुवीकरण में दोनों का फायदा है कि वो अगर मुसलमानों की पैरवी कर रहे हैं तो उधर वो हिंदुओं का वोट कंसोलिडेट कर रहे हैं, दोनों की विन विन है एक तरह से। देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए जी, पार्टी और ये सब चीजें उसके बाद में आती है। हमारी प्राथमिकता जो भारत में पैदा हुए हैं उन सब की जो समर्पण भाव है अपने राष्ट्र के प्रति होना चाहिए। और अगर कहीं राष्ट्रीयता को खतरा पैदा होता है किसी भी चीज से, कि जैसे मुस्लिम और हिंदू की हम बात करते हैं, तो मुस्लिम इस देश का अभिन्न अंग है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। हिंदू इस देश का अभिन्न इस बात से इनकार नहीं कर सकता। में भी है, मैं आपको याद भी दिलाता हूँ, पहले भी याद दिलाया मैंने, क्योंकि आप घटक हैं बीजेपी के और सरकार में भी हैं आपके मंत्री जी। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पर जो ये साक्षात्कार आपके सम्मुख दे रहा हूँ, मैं जो मेरी सामाजिक जिम्मेदारी है, समाज ने निर्धारित की है, जिस समाज ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, जिस समाज की वजह से यहाँ मैं बैठ करके आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं उस हैसियत से अपने पक्ष को आपके सम्मुख रख रहा हूँ। मैं क्लियर करना चाहूँ, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में मेरा यह वक्तव्य बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही मैं इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा अधिकृत हूँ। मैं अपने समाज और संगठन के द्वारा अधिकृत किया गया व्यक्ति हूँ, और सामाजिक दायरे में अपनी बात आपके सम्मुख रख रहा हूँ। इसलिए मैं जो कहूंगा वो एक समाज के एक प्रमुख होने के नाते, एक प्रतिनिधि होने के नाते, जो मैंने सीखा है, समझा है, और जो भी मेरा समाज के लोग कंट्रीब्यूशन मानते हैं बाबा साहब के मिशन को, से आपने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाबा साहब के मिशन को फैलाने में मेरे से कार्यकर्ता का भी कुछ योगदान अगर समाज एडमिट करता है, तो मैं उस हैसियत से अपने समाज की बात आपके सम्मुख रख रहा हूं जी। बसपा में भी जाने के आपने प्रयास किए, क्योंकि हम बसपा की बात करेंगे, और हमने एक सवाल पूछा था ट्विटर पे कि किन किन लोगों को बुलाना चाहिए पॉडकास्ट में, तो बहुत सारे नामों के बीच आपका नाम भी निकल के आया, और लोगों ने कहा कि आप बीएसपी और बहन जी के बारे में बहुत अच्छे विचार रखते हैं इस ऐसे समय में जब लोग उनको कोच रहे हैं। हम तो सरकार की नौकरी में थे, या कनाडा की धरती पर थे, या दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में थे, वॉशिंगटन में भी थे आप। अब वाशिंगटन में जहां कहीं भी जब हम गए हैं, हमने वहां यही कहा है,
हमने ये कहा है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा है, समझे बात, कि बहुजन समाज पार्टी पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी एक सामाजिक आंदोलन है। और यह सामाजिक आंदोलन जब जब कमजोर होगा, भारत का अनुसूचित जाति जनजाति समाज का व्यक्ति, हर व्यक्ति परेशानी में आएगा, दिक्कत में आएगा। जब जब ये आंदोलन मजबूत होगा, हर अनुसूचित जाति जनजाति समाज के व्यक्ति को सम्मान और स्वाभिमान से जीने का भारत जैसे देश में मौका मिलेगा। दूसरी पार्टियों में जो दलित समाज के नेता हैं, उनकी कितनी अहमियत और पूछ है, ये इस बात पे आपको लगता है कि निर्भर करता है कि जो बहुजन समाज जैसी पार्टियां हैं, बीएसपी जैसी पार्टियां हैं, वो कितनी मजबूत हैं या कितनी कमजोर हो गई हैं? क्योंकि वोट बैंक बना तो वोट बैंक से सरकार गिराने बनाने की क्षमता पैदा हुई, वो क्षमता खत्म हो रही है तो लोग भी हाशिए पे जा रहे हैं। देखिए, राजनीति में अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की पूरी लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, बिल्कुल, उसमें जितने ओबीसी के नेता हैं जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर डिप्टी सीएम के पद पर भी बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे लोग, सब बहुत सारे लोग, एक बड़ी लंबी लिस्ट है जो बहुजन समाज पार्टी के लेबोरेटरी में नेता पैदा हुए हैं। लेकिन आज वो कहीं समाजवादी पार्टी में है, कहीं कांग्रेस में है, कहीं वो बीजेपी में है। अब तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का जो स्वरूप है बड़ा विरल है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इत्तेफाक है कि बहुजन समाज पार्टी आज सत्ता में नहीं है, ये इत्तेफाक हो सकता है या परिस्थितिवश ये बातें हो सकती हैं। कौन जानता था कि भारतीय जनता पार्टी, जो जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, इसका 1 या 2 सांसद हुआ करते थे, आज वो 10 साल से लगातार तीसरी बार लोकसभा में मतलब सरकार बनाने में कामयाब है। कोई नहीं सोच सकता, प्लानिंग लेके बैठे हुए। नहीं, वो ठीक है उनका। देखिए, हर पार्टी अपने अपने योजना पर काम करती है। बीजेपी का भी हक बनता है भारत में, वो भी एक पार्टी है भारत की, और उसको भी अपने स्वरूप को बढ़ाने का पूरा अधिकार है और ये प्लानिंग करने का उनको अधिकार है। इस अधिकार से कोई उनको वंचित नहीं कर सकता। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुजन समाज पार्टी पार्टी नहीं है, एक सामाजिक आंदोलन है। ये सामाजिक आंदोलन जब जब मजबूत हुआ है, इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति और उनके साथ साथ दूसरी पिछड़ी की जाति के लोग, और इवन मैं माइनॉरिटी के लोगों को भी कोट करूंगा, ये लोगों को सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अवसर मिला है। जब जब ये आंदोलन कमजोर हुआ है, तब तक ये समाज, आज देखिएगा, कोई मुत रहा है, वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मुझ काट रहे, मार रहा है। आप खुद देखिएगा कि अगर बहुजन समाज का आंदोलन कमजोर हुआ तो इसका नुकसान क्या बहुजन समाज के लोगों को उठाना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? मैं बहुजन समाज के लोगों से सवाल कर रहा हूं। जो हाशिए पर व्यक्ति है उसको सबसे मैं ये कह रहा हूं कि इस जमाना था कि जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी, तब आपकी स्थिति क्या थी, और आज इसलिए आप बहुजन समाज पार्टी को पार्टी ना माने। मेरा निवेदन है, एक सामाजिक आंदोलन था, सामाजिक आंदोलन है और सामाजिक आंदोलन रहेगा। बीएसपी में आपने जाने का प्रयास किया था, आपने यहाँ कार्यक्रम भी आयोजित किए, बहन जी का जन्मदिवस मनाया था, वो बताइए कि क्या घटनाक्रम रहा? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, बात कैसे नहीं बनी? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि जहां तक मेरी बात है, मैंने कभी किसी राजनीतिक पार्टी में जाने का कोई ऐसा मेरा इरादा नहीं था। इवन जयंत चौधरी साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो स्वयं 2 बार हमारे इस कार्यालय में आए और उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, हमारी पार्टी में काम करने के खुले अवसर हैं, आप आइएगा। तो उनके अनुरोध को हमने स्वीकार किया, स्वीकार करके भारत सरकार की नौकरी से इस्तीफा दिया। इस्तीफा दे करके हमने जो है समझे, वहां उन्होंने हमें राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी। हम उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमको हमारे जो भी कार्यशैली थी उसको आधार बना करके हमको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया। हम उसके लिए इनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते, क्योंकि ये भी महासचिव बनाना भी एक बड़े सम्मान की बात है किसी पार्टी में। तो जहां तक अब आती है बात बहुजन समाज पार्टी की, इस विषय में सबने बात, आप कहीं ऐसी बातचीत नहीं हुई आज तक भी, आज तक कोई इस विषय में ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही दोनों तरफ। आपने दिल्ली बहन जी का जन्मदिन मनाना, मान्यवर काशीराम जी का जन्मदिन मनाना, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाना, ये हमारी महासंघ की कार्यशैली का हमेशा एक हिस्सा रहा है। बसपा को जरूरत है आपके ऐसे मजबूत नेता की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं इस पे ये कहना चाहूंगा आपसे कि हम तो, अगर हमने अभी कहा कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी ना होकर एक सामाजिक आंदोलन है, और जो लोग बहुजन समाज की कार्यशैली से अपने आप को, उन्होंने अपने आप का 100% का समर्पण उस पर किया हुआ है, समझे नहीं बात आप, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो पार्टी के बाहर रह करके भी आपने देखा, आपने मेरे कहने को इंटरव्यू लिए, आप बार बार मुझे आभास दिलाते हैं कि भाई मैं एक दूसरी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूं। मेरा तालकटोरा स्टेडियम में आपने देखा कि हमने ये पूछा, पूरे देश के लोगों से 1000 बार पूछा कि बटन किसका दबाओगे, प्रधानमंत्री किसको बनाओगे। हमने कनाडा की मीटिंग में जब वर्ल्ड के लोग आए, 2018 में हम लोग कनाडा में थे, समझे बात आप,
तो हमने दिसंबर 2018 में पूरी दुनिया के लोगों से पूछा कि भाई आप क्या चाहते हैं, और सभी लोगों ने मायावती जी के पक्ष में निर्णय लिया कि मायावती जी देश की प्रधानमंत्री होनी चाहिए। और तालकटोरा स्टेडियम में भी आप अभी कवर कर रहे थे, वहां भी आपने देखा पूरे देश के लोगों ने कहा कि भाई हम बटन हाथी का दबाएंगे और बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। विशेष सवाल आता है सर कि प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर रतनलाल जी, वो बसपा पे काफी हमलावर हैं, यहाँ तक कि उन्होंने कांशीराम साहब जी को लेके भी कहा है कि ये तो आरएसएस बीजेपी पे कभी हमला नहीं बोलते, उनके एजेंट के रूप में एक तरह से ये बात कही गई टीवी इंटरव्यूज में, पॉडकास्ट में वो बात कह रहे हैं। ये देखिए, मैं इस विषय में ये जरूर कहूंगा कि हमारे जो भी सामाजिक चिंतक हैं, आप मिले हैं रतनलाल जी से कभी? वैसे रतनलाल जी का एक दो बार मेरे मुलाकात हुई है, यहाँ एक दो बार यहाँ भी आए हैं, मीटिंग्स में आए हैं वो, और हमारे बड़े सम्मानित साथी हैं और प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अब यह है कि मैं तो यही कहूंगा कि मान्यवर काशीराम जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, या बहन मायावती जी ने, ज्योतिबा फुले जी ने, कैरिया मुंडा साहब ने, इन लोगों ने जो कुछ भी है ना, इवन हम ये कहेंगे कि अगर हम ये कहें कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, समझे बात आप, तो जो हमारे संत हैं उन संतों ने हमारा हमेशा मार्गदर्शन किया है। हमें उन लोगों के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, उनके आंदोलन को हमें मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए, और ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं विवाद को जन्म देती हैं, जैसे अभी हमने पिछले दिनों हमारे एक साथी ने एक बहन जी के बारे में कहा कि इन्होंने समाज का गला घोटा है और इनका गला घोटने का समय आ गया। मैं उसी सवाल पे आने वाला था। तो हमने उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बाकायदा जवाब दिया, तथ्यों के साथ बात की, और हमने उसमें शब्दावली में प्रयोग की उदित राज जी के लिए, डॉक्टर उदित राज जी शब्द इस्तेमाल किया। हमने कभी भी उनके संबोधन, अगर हमारा आप पूरे इंटरव्यू को देखें तो हमने उदित राज जी के बारे में कहा वो बहुत पढ़े लिखे, हमारे साथ, हमारे महासंघ में चेयरमैन हमारे साथ रहे हैं, हमारे सहयोगी साथी रहे हैं, IAS अधिकारी रहे हैं। इस तरह की बातें कर क्यों रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी ने आदेशित किया हुआ है कि अब ये सब करना है आपको 27 के चुनाव से पहले? देखिए, अगर इस समस्या को लोग समझ जाए, इस समस्या को अगर लोग समझ जाए, हाँ मेरी बात समझ, आज तक पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर अंबेडकर, इंटरनेशनल सर्वे जो हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर जैसा योग कर ज्ञानी व्यक्ति कोई नहीं हुआ, ये पूरा वर्ल्ड मानता है। कोई आदमी अपने आप को डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा भी मैंने देखा, एक दो लोगों को हमारे समाज में डॉक्टर अंबेडकर के अनुभवों पर भी सवाल उठाते हैं, उनके दिए गए जो मार्गदर्शन है उन पे भी सवाल उठाते हैं, उन्होंने जो लिटरेचर दिया है उस पर भी सवाल उठाते हैं हमारे समाज के लोग। मैं कहूंगा ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। अब आते हैं काशीराम जी के बारे में, उनके बारे में भी अगर ऐसे कुछ सवाल उठाते हैं तो यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि वो काशीराम जी से बढ़िया काम करके दिखाएं। काशीराम जी ने जितनी लंबी लकीर खींची उससे लंबी लकीर खींचें, समाज को कोई दिशा दें, अपना वजूद भी वो अपना सिद्ध करें। काशीराम जी ने अपनी कार्यशैली से पूरे वर्ल्ड के सामने अपना जो कार्यशैली के आधार पर जो मुकाम स्थापित किया, समाज को जो एक उन्होंने एक नई दिशा दी है, उसके लिए काशीराम साहब काशीराम थे, काशीराम है, काशीराम रहेंगे। मेरा लार्जर सवाल यही है कि क्या आप इसको एक व्यापक षड्यंत्र के रूप में देख रहे हैं जिसके पीछे मोटे तौर पे कांग्रेस सपा के समर्थित लोग हैं, जो दलितों से उनके समस्त आंदोलन को, उनके महापुरुषों को छीन के वो एक नई तरह की विचारधारा को पैदा कर रहे हैं? मैं यहां से ये कहूंगा, डिस्क्रेडिट कर रहे नेताओं को। वैभव जी, यहां ये कहूंगा कि मैं ये मानता हूं कि मैं भी एक राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूं, और मेरे अन्य साथी जहां भी वो काम कर रहे हैं किसी पार्टी में, शायद मेरी जानकारी में कोई इतने बड़े पद पर नहीं है, राष्ट्रीय महासचिव नहीं। उसके बावजूद भी मैं अपने मिशन के लिए, अपने समाज के लिए 100% समर्पित भाव से काम कर रहा हूं। हमारी पहली प्राथमिकता काशीराम जी की आलोचना नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर की आलोचना नहीं, बल्कि हमारे समाज भारत में कैसे सम्मान और स्वाभिमान से जी सके, इनके साथ हो रहे अन्याय अत्याचार कैसे रुक सकें, इनके साथ में जो बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है उससे बचाव कैसे हो सके, रामविलास सुमन जैसे सांसद घर पर करनी सेना जैसे संगठनों का आक्रमण कैसे रुक सके। रतनलाल जी के एक स्टेटमेंट देने के बाद जब उनको गिरफ्तार किया गया तो पूरे देश ने उनको देखा, समझे बात आप। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारी प्राथमिकता है हमारे बच्चे स्कूल कैसे जाएं, उनको शिक्षा कैसे मिले, उनको रोजगार कैसे मिले, आर्थिक रूप से समाज कैसे सबल हो, सक्षम हो, और सामाजिक रूप से हमारा समाज कैसे सक्षम और सबल हो। हम सबकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए, ना कि हमारे महापुरुष जिन्होंने हमको सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अवसर प्रदान किया है, हम अगर उसकी आलोचना करते हैं तो मेरे सोच से ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। हमारे सभी अम्बेडकरवादियों को मैं आह्वान करूंगा, निवेदन करूंगा कि इन सब चीजों से उनको क्या षड्यंत्र देख रहे हैं। मेरा सवाल था कि ये एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है कि दलितों को जो एक स्वाभिमान
काशीराम साहब ने चेतना जगाई, उनके अंदर का मनोबल तोड़ा जाए और उनको बताया जाए कि आप हाशिए पे थे, हाशिए पे रहेंगे? मैं इसमें ये कहूंगा जिस तरीके से उदित राज जी ने कोई बयान दिया, कुमारी और उसके शैलजा जी बाद का में राहुल गांधी जी ने उसको यूपी में जाके एंडोर्स किया। हरियाणा में कुमारी शैलजा जी का प्रकरण आपको मालूम होगा, किस तरह से उनको जाति टिप्पणी झेलनी पड़ी, और हरियाणा चुनाव के दौरान की बात है। तो उस पर नहीं टिप्पणी आई उदित राज जी की या किसी प्रोफेसर साहब की, लेकिन वो जो है अब जो महापुरुष हैं उन्हीं को ही एक तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है अनुसूचित जाति समाज, जनजाति समाज के बारे में, जो मेरा 40 वर्ष का होमवर्क है, देना अगर मजबूरी है तो दिया जाता है, और ना देने का कोई रास्ता निकल सकता तो निकाल लिया जाता है। शुरू ट्राइब का आदमी कभी चॉइस नहीं हुआ इस देश की व्यवस्था का, वो मजबूरी जरूर हो सकता है। और काशीराम और मायावती ने राजनीतिक क्षेत्र के अंदर इस देश के सिस्टम को ये मजबूर किया कि 4-4 बार एक दलित समाज की बेटी को मुख्यमंत्री बनाया। और अब क्या दलित वोट बिखरा हुआ है आपके हिसाब से? मैं ये कहूंगा कि जो SC/ST वोट है उसको फिर समझना होगा, सोचना होगा, इस पर विचार मंथन करना होगा। आपका बिखरा तो है ना, आपका बिखराव, हम सबका बिखराव हमारी बर्बादी का आधार बनेगा। हाँ। और समय रहते हुए अगर इस पर चिंतन मंथन करके वापस दोबारा कर से एकजुट होकर, इकट्ठे होकर के हम सब लोग अपने जो राइट ऑफ वोट बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए हैं, अगर उस वोट का इस्तेमाल करके हमने अपनी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत नहीं किया, तो आने वाला दिन हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी को हराना है, इस तरह की बात हमें सपा की तरफ से, या जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी यही कवायद करती है कि भाजपा सत्ता में आ जाएगी, तो भाजपा का डर दिखा के उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का एक मुश्त वोट जो है सपा की तरफ जाता है। क्या दलितों की भी यही स्थिति हो गई है कि दलित जो है, अब बताया जा रहा है कि आपको भाजपा को सत्ता से बाहर रखना है तो आप जो है इंडिया गठबंधन के साथ आइए? देखिए, अखिलेश यादव जी की बात अगर आप कर रहे हैं एक पर्टिकुलर, मैं ये कहता हूं कि अगर जब डिसीजन आया था और SC/ST समाज के अधिकारी कर्मचारियों को रिवर्ट करने का मौका आया, तो मुझे लगता है पूरा देश जानता है कि अखिलेश यादव जी की सरकार ने धड़ाधड़ लोगों का रिवर्जन किया। लोगों को, जो आदमी डिप्टी SP था उन्हें सिपाही बना दिया गया, समझे बात है, डिमोट हो गए, सब डिमोट किए गए। और जो बिल फाड़ा गया, वो सांसद कौन थे? जो सांसद थे जिनसे लोकसभा में प्रमोशन रिजर्वेशन बिल को फड़वाया गया, जब DOPT मिनिस्टर साहब लोकसभा के अंदर बिल पेश कर रहे थे, तो उनका हाथ से छीन करके फाड़ने वाला, बिल लेकर के भागने वाला वही समाजवादी पार्टी का सांसद था। अगर इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। और अब तो वो काशीराम जी की जयंती मना रहे हैं प्रत्येक जिले में आदेशित करके, और जिले के नाम बदले उन्होंने। तो यही मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या हो रहा है दलितों के साथ, उनकी राजनीति के साथ? भाई, हम तो एक बात सीधी सीधी बोलते हैं, सबको मौका मिला है। इस देश में ब्राह्मण भी प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश में ठाकुर भी प्रधानमंत्री बने, इस देश में जाट समाज के लोग प्रधानमंत्री बने, इस देश के अंदर मैं कह सकता हूं सिख समाज के लोग प्रधानमंत्री बने, इवन रिफ्यूजी गुजराल साहब भी इस देश के प्रधानमंत्री बने, जो इंडिया से बाहर से आए थे वो भी प्रधानमंत्री बने। देखिए, इस देश का मूल निवासी, आदिवासी, शेड्यूल टाइप का आदमी आज तक इस देश का शासन अध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। लोग दिल बड़ा करें, सोच बड़ी करें, और इस समाज के लोगों को भी इस देश के राष्ट्रपति, 3 राष्ट्रपति बने, KR नारायण साहब बने, उसके बाद कोविंद जी बने, अब हमारी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं। तो जब राष्ट्रपति बनने तो प्रधानमंत्री बनाने की पहल भी होनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है कि शासन अध्यक्ष की कुर्सी पर हमारे देश का आदिवासी, मूल निवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति समाज का व्यक्ति बैठता है, तो अपने आप अपने समाज का भला कर लेगा, आपको भला करने की जरूरत नहीं। पर अब तो हाशिए पे जा रहा है समाज, आपने कहा। आज के डेट में जो सिचुएशन पैदा हुई है, उस सिचुएशन में जैसे अभी आपने कई नाम लिए, कुछ नाम अभी आप और भी ले सकते हो, अभी और नाम भी हैं जिन पर आप चाहे तो सवाल कर सकते हो कि ये जो कई लोगों को मैंने देखा कि विधानसभा के चुनाव में 2-2 हजार वोट पर अटक गए, लोकसभा में वो बड़ा लंबा उनका और बड़ा स्पष्ट बहुमत से जीत कर आए। ऐसा परिवर्तन मतलब देखा गया। तो ये परिवर्तन ऐसा है कि यह हुआ है, कराया गया, ये सुनिश्चित तरीके से कराया गया। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, BSP एक आंदोलन था, आंदोलन है, आंदोलन रहेगा। समाज के लोगों से मैं यही कहूंगा कि जब जब भी ये आंदोलन कमजोर होगा, समाज का बहुत नुकसान होगा, और जब जब ये आंदोलन मजबूत हुआ है, तब तक समाज का हर व्यक्ति सम्मान और स्वाभिमान के साथ इस भारत में उसको जीने का अवसर मिला है। सारी राजनीतिक कवायद में चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी को आप कैसे देखते हैं? चुनाव तो लड़ेंगे 27 में वो भी। देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी जब सहारनपुर में बलवा हुआ, आप सबने देखा, हमने उस बात को लेकर के कितनी बार आंदोलन जंतर मंतर पर किए, आपने हमको वहां पर देखा, हमारी भूमिका भी देखी। 16.5 लाख रुपया इकट्ठा करके उस सबीरपुर सहारनपुर परिवारों को हमने भेजा। उसके बाद में फिर
हम लोग खुद सहारनपुर गए। पैसा पहुंचा था, उसका हिसाब मिला आपको? हिसाब किताब हमने ना मांगा है ना किसी ने दिया है, वो एक अलग इश्यू हो गया। हमने तो मदद की है, हमने मांगा, उसका वीडियो कवरेज भी सारे सोशल मीडिया के लोगों ने किया। उसके बाद हम खुद जिला कलेक्टर सहारनपुर में गए, कलेक्टर की उपस्थिति में जिनके हाथ पैर कटे थे उनको सबको 10,000 रुपया, हमारे मित्र थे लंदन में मोंटी साहब, वो आए, उन्होंने सबको आर्थिक रूप से हमारे कहने सहयोग किया। इसके बाद में जब चंद्रशेखर आजाद जी की हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, तो उससे पहले हम लोग सहारनपुर जेल में मैं और प्रकाश अम्बेडकर उनसे मिलने गए और उनको कहा कि हम आपके लिए आंदोलन आयोजित कर रहे हैं, आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। उसके बाद प्रकाश अम्बेडकर जी ने उनकी रिहाई के लिए यहाँ जंतर मंतर का आंदोलन भी किया। उसके बाद में फिर जब उनकी हाईकोर्ट ने जमानत कर दी तो 2 अप्रैल 2018 को एक सांसद थे बीजेपी के, वो हमारे भारत बंद के आंदोलन में आए और हमने उनसे पूछा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद को जमानत दे दी है, उसके बाद भी आपकी सरकार ने राजसुका लगा के उनको बंद कर रखा है, क्या आपने संसद में आवाज उठाई? तो जवाब था नहीं। हमने उनसे मन से कहा आप जाइए, उतार दिया। उसके उसके बाद में क्या है कि हमने भारत सरकार के साथ बात की। भारत सरकार की तरफ से रामलाल जो संगठन मंत्री बीजेपी के बहुत मजबूत पिलर माने जाते हैं, बहुत सारे फैसले संगठन मंत्री उनके लेते हैं, उनकी अगुवाई में देश के तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, देश के तत्कालीन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तत्कालीन दुष्यंत गौतम जी जो इस समय राष्ट्रीय महासचिव हैं, और हमारे महासंघ के करीब 100 प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से अर्जुन राम मेघवाल जी के सरकारी आवास में बैठक हुआ। ये डिसाइड हुआ कि भाई हमारे जो बच्चे जेल गए हैं उनको जमानत देकर के उनको जेल से उनके मुकदमे बंद करिएगा, उनको रिहाई करवाइएगा, उनके मुकदमे समाप्त करिएगा। हमारा जो भाई जेल में बंद है उसकी रिहाई कराइएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में जो मामला रिजर्वेशन खत्म हो रहा है उसके लिए आप ऑर्डिनेंस ला करके रिजर्वेशन बहाल करिएगा, और जो आरक्षण का जो हमारा जो प्रमोशन रिजर्वेशन बिल है इसको कल संसद में पेश करिएगा। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को मजबूत करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उसको वेव आउट करने के लिए कल संसद में बिल पेश होना चाहिए। इन सब मुद्दों पर बात हुई है, सबका वीडियो कवरेज है, और सरकार की तरफ से रामलाल जी ने कहा कि हम 1 हफ्ते के अंदर चंद्रशेखर आजाद की रिहाई कर देंगे, जो मुकदमे आपके बच्चों पर लगे हैं उनको हम सबको वापस कर देंगे, जहां हमारी राज्य सरकारें नहीं है उन मुख्यमंत्रियों को हम चिट्ठी लिखेंगे। मेरा सवाल से डाइग्रेस हो गया। मेरा सवाल था कि आजाद समाज पार्टी चुनाव मैदान में है, चुनाव लड़ेगी वो? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आप भूमिका तो लेकर आ गए। मैं वहीं आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं, आपके सवाल पे आ रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है, तो ये रिहाई कराते समय, ये सब चीज करते समय हमारा यही था कि हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। कहा था पार्टी नहीं बनाएंगे, हमारी जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी, एक सामाजिक आंदोलन था। पार्टी तो ऑलरेडी, बहुजन समाज पार्टी ऑलरेडी समाज के बीच में प्रमुखता के साथ में अपनी भूमिका अदा कर ही रही थी, लेकिन ये तब तक सामाजिक आंदोलन था। मैं उस बात पर आना चाहता हूँ। अचानक ही सामाजिक आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन में तब्दील किया गया, ये हमारी समस्या और हमारी सोच से और हमारे इसमें कहीं किसी प्रकार का, तब आपको आभास था कि ऐसा होने वाला है भविष्य में? ऐसा आभास हमें, क्योंकि तब वो खुद ही बोलते थे, चंद्रशेखर आजाद जी बोलते थे कि भाई हम कभी भी राजनीति में नहीं जाएंगे, हम सामाजिक आंदोलन चलाएंगे ऑन रिकॉर्ड, और उनको सामाजिक आंदोलन के चलते ही हमारा सहयोग हुआ, जो पूरी दुनिया के सामने, पूरे विश्व के सामने, पूरे समाज के सामने है। लेकिन अब उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बना ली है, राजनीति में है, क्योंकि देश में प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, अपना लड़ सकते हैं, कर सकते हैं, हमारी शुभेच्छा उनके साथ। नफा नुकसान क्या होगा सर इससे? दलित नफा नुकसान तो ये होगा कि जो एक खुद सांसद तो बन गए, नफा नुकसान तो ये होगा कि निश्चित रूप से अगर इसमें समाज चेता नहीं, समाज ने निर्णय नहीं लिया, समाज ने इस स्थिति को नहीं, तो ये समाज के सामने मैं सवाल छोड़ता हूं, समाज के सामने सवाल छोड़ता हूं कि एक व्यक्ति कुछ दिन पहले विधानसभा का चुनाव हार जाता है और कुछ समय बाद, साल भर बाद वो लोकसभा का चुनाव भी बड़े भारी बहुमत से जीत जाता है। सवाल ये कि जीता गया, जिताया गया, ये सवाल है। जीता गया, जिताया गया, ये दोनों क्वेश्चन कहीं खड़े होते हैं। दूसरा, जब ऑलरेडी बहुजन समाज पार्टी है तो नए संगठन बनाने की, नई पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता है? ये सवाल भी कहीं ये संगठन बनाया है, बनवाया गया, ये समाज के सामने सवाल छोड़ रहा हूं मैं। DNN के माध्यम से समाज के सामने सवाल छोड़ रहा हूं कि ये बनाया गया है या बनवाया गया, दोनों में फर्क है, समझे बात। तीसरा यह कि जब बहुजन समाज पार्टी है ऑलरेडी, तो ऐसे जो भी साथी हैं जो काम करने के इच्छुक हैं, उनको बहुजन समाज पार्टी में आकर के काम करना चाहिए और संगठन को, समाज को 2 हिस्सों में बांटने की कोई, मुझे लगता, कोशिश नहीं होनी चाहिए। और समाज को मैं आह्वान करता हूं, आपने मान्यवर काशीराम जी को देखा है, आपने बहन मायावती जी को देखा है, उनके किए कार्यों को देखा है। मैं आप लोगों को अपील करता हूं कि आपका बंटवारा आपकी, हमारी सबकी बर्बादी का आधार बनेगा। आपकी एकता, एकजुटता हमारी और आपकी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करेगी। यह फैसला समाज को करना है कि आपको बंटना है
या आपको मजबूत होकर के अपने समाज की, अपने परिवारों की रक्षा करनी है? ये सवाल मैं समाज के सम्मुख छोड़ दूं। बटोगे तो कटोगे, वैसे भी पहले ही। और जो हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं वो शायद कि बटोगे तो कटोगे, हमारे लिए ये यहाँ पर अनुसूचित जाति समाज के, जनजाति समाज के लोगों पर प्रखरता के साथ ये लागू होता है कि मैं बोलता हूं मुख्यमंत्री जी के इस बयान को मैं भी एंडोर्स करता हूं। अनुसूचित जाति जनजाति समाज के भाइयों बहनों, अगर बटोगे तो कटोगे। सबसे बात जिसको तुमने, देखिए एक गांव की कहावत है कि अगर आप गोद के बच्चे को छोड़कर पेट की आस करें तो मुझे लगता है कि समझदारी की बात नहीं होगी। आपकी गोद में है एक संगठन समाज, आपके सामने है, और पेट में क्या निकलेगा कुछ नहीं समझ में आता है। लेकिन मेरा यही कहना है, यही मेरा आह्वान रहेगा कि बटोगे तो कटोगे। ये चाहे मुख्यमंत्री जी ने किसी भी संदर्भ में बात कही है, हमारे समाज को इसे सीख लेनी चाहिए और अपनी एकता एकजुटता को बनाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण भी है कि महाबोधि विहार का जो मामला है, बीटी एक्ट का मामला है, वहां पे बौद्ध धर्म के अनुयायियों का वो एक सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। यहाँ पे तथागत बुद्ध की मूर्ति भी है और चारों तरफ तथागत बुद्ध, आप अनुयायी भी हैं एक तरह से, लेकिन वहां पे कब्जा जो है वो अन्य धर्म के लोग करके बैठ गए उसको। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। सिख धर्म के जितने भी धर्मगुरु हैं वो सिख हैं, जो हिंदू धर्म के जो भी हैं वो सभी, समझ नहीं पाता। इस तरह क्रिश्चियन धर्म के पादरी हैं। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है। वर्ल्ड के अंदर ये पहला मौका है जो अभी आपने कहा कि बोध गया का जो हमारा, उसके अंदर जो भी लोग होने चाहिए प्रबंधन में हो, चाहे उसकी मैनेजमेंट कमेटी में हो, क्यों वो एक्ट बनाया गया, जो एक्ट बना करके उस एक्ट के तहत ये व्यवस्थाएं की गई, और क्या ऐसा कारण है कि हिंदू समाज के लोग हमारे बौद्ध मंदिरों के अंदर भी व्यवस्था देख रहे हैं। अगर आप ऐसा है कि अभी हमारा तुगलकाबाद का मंदिर तोड़ दिया गया, बना नहीं है, 500 मीटर जगह दे दी गई, सारी जमीन छीन ली गई, तो ये सारी चीजें सवालिया निशान देके मैं समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, बना नहीं है, लेकिन वो वर्तमान स्थिति यही है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, दीवार से नहीं हुई है, वहां कुछ नहीं हुआ है। और अगर ऐसा है तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये देश का बड़ा शांति प्रिय समाज है, देश के विकास के लिए 24 घंटे काम करने वाला व्यक्ति है। ये देश में, इस देश के विकास की बैकबोन है। ये देश की कृषि प्रधान बनाने में इनका खून और पसीना है। देश का शहरी विकास ये लोग करते हैं, और इसके बावजूद भी सरकार के पास में इस समाज के विकास का कोई आज तक एजेंडा ही नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बहुजन समाज के लोगों से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप सब लोग ये देखें कि तत्कालीन भारत सरकार की नीतियों के चलते हुए इस देश का राष्ट्रीयकरण हुआ था। राष्ट्रीयकरण में आपने देखा कि तेल कंपनी, बीमा कंपनियों का, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की गई थी। मैं तत्कालीन सरकारों का धन्यवाद करूंगा, एक अनुसूचित जाति समाज के गरीब घर से होने के नाते, कि उन सरकारों ने जो देश का राष्ट्रीयकरण किया, उन सरकारों ने जो रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की, उसके तय चलते घर घर नौकरी गई। 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में आने कामयाब हुए। जिनके पास साइकिल नहीं थी वो लोग आज कारों में आ गए, उनके घर कच्चे से पक्के हो गए। तो निश्चित रूप से इसका श्रेय तत्कालीन सरकार को जाता है। आज की सरकारों ने जिस तरीके से सरकारी क्षेत्र खत्म कर दिया है, निजी क्षेत्र का बोलबाला कर दिया है, नौकरी बच्चों के लिए है नहीं। बीटेक, एमटेक बच्चे, एमबीए करके बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं। ये एक जिम्मेदारी हमारे जैसे लोगों के कंधों पर आती है, जो डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए इस वृक्ष के फल खा करके बैठे हैं कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, नस्लों के लिए काम करें, अपनी एकता एकजुटता को हर कीमत पर मेंटेन करें। एक दूसरे के प्रति जो हम लोग जो बयानबाजी करते हैं जिससे माहौल खराब होता है, उस बयानबाजी से बचें। अपने महापुरुषों का आदर करें, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, और अपने समाज की एकता एकजुटता के आधार पर आने वाले दिनों में अपने समाज के लिए हम लोग एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें जिससे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, काशीराम जी ने सपना देखा था, उस सपने का लाभ हमारी आने वाली नस्लों को। वही सवाल है मेरा। 4 बार की सरकार उत्तर प्रदेश में चली, वो तो आप कह सकते हैं कि दलित समाज के नेतृत्व की, बहन जी के नेतृत्व की सरकारें थी। जो 5 साल की पूर्ण बहुमत की सरकार चली, उसमें आपने कैसा कार्यकाल देखा? क्योंकि आप तो उत्तर प्रदेश से, आपका मूल संबंध है पश्चिम उत्तर प्रदेश से। लेकिन मैं तो अनुसूचित जाति का एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति, जिन लोगों को खाट पे नहीं बैठने दिया जाता था, तो ये कहता हूं कि मैं सीएम की कुर्सी पे अनुसूचित जाति का एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते जी, मैं इस कार्यकाल को अनुसूचित जाति, जनजाति, बहुजन समाज, ना केवल अनुसूचित जाति, सबके लिए, बहुजन समाज के लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, ओबीसी की जितनी जातियां उनके लिए, और शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए मैं एक स्वर्णिम काल के रूप में देखता हूं, गोल्डन पे। सबसे पहली बात है सम्मान और स्वाभिमान, सबसे पहली बात। बाकी चीज बात की शुरू होती है। अरे भाई साहब, शुरू ऐसे होता है, आपका शुभ नाम? केपी चौधरी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं?
उत्तर प्रदेश के। अच्छा अच्छा। तीसरा सवाल ये होता है उसका, मोटा मोटा सवाल ये होता है उसका, अच्छा तो आप जाट हैं? मैंने कहा यार चौधरी जाट ही हो सकता है, शेड्यूल कास्ट नहीं हो सकता? कमाल की बात है, ये सामान्य समस्या है, सही बात यही सवाल है। या हमारा आदमी जवाब देता नहीं है, वो हाँ हो करके नहीं, आपको बोलेगा आप ब्राह्मण है क्या, तो वो कहेगा हाँ हाँ, वहां भी नहीं बोलता। तो मैं अपने लोगों से ये कहना चाहता हूँ, गर्व से कहो मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, गर्व से कहो मैं शेड्यूल ट्राइब, गर्व से कहो मैं आदिवासी हूँ, गर्व से कहो मैं इस देश का मूल निवासी हूँ, और गर्व से कहो मैं बाबा साहब अम्बेडकर की संतान। जिस दिन मेरे देश के लोग, मेरे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, अनुसूचित समाज के लोग गर्व के साथ ये बोलना शुरू कर देंगे कि मैं बाबा साहब की संतान हूं, भाई साहब आपको कोई दिक्कत है, मुझे लगता है कि इस देश की जो व्यवस्था है अपने आप दुरुस्त हो जाएगी। 27 में सर क्या देख रहे हैं आपकी वो 7 से 12 का दौर लौटेगा? क्योंकि अब तो लोग मान के चल रहे हैं कि बीएसपी जो है अब उस हिसाब से लगातार 9%, फिर उपचुनाव में 6-6.5%, सत्ता से बहुत दूर है। तो अब लग रहा है कि वो दौर लौट पाएगा जो साहब कांशीराम जिस तरह की बसपा को छोड़कर गए थे 2006 में, और 5 साल की सरकार चली। देखिए समाज के ऊपर निर्भर करता है, समाज का संकल्प ने ही बहुजन समाज पार्टी को 4 बार मतलब मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचाया था। समाज की एकता, समाज की एकजुटता, समाज का एक ललक, समाज के अपने नेताओं के प्रति जो कमिटमेंट था, समाज ने जो किया, समाज ने दिया। सरकारी अधिकारी कर्मचारी ही थे जिनको लेकर के जब वामसेव क्रिएट किया गया था, तो ये DS4 जब बनाया गया था सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का था। उसके बाद वामसेव जब बना वो भी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का था। लोगों ने तन मन धन से सहयोग किया। मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, देश का सरकारी अधिकारी कर्मचारी 40 लाख की संख्या में आने में कामयाब हुआ। ये बीएसपी का आंदोलन इन सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा पैदा किया गया, मान्यवर कांशीराम जी के आह्वान पर। जहां तक कि ओबीसी का आरक्षण भी, मंडल वो सारी चीज बताऊं आपको, ओबीसी का भी। तो मैं ये कहूंगा कि समाज जिस दिन संकल्प ले लेगा, समाज एकजुट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये मुझे तो ऐसा लगता है कि जो अभी आपका सवाल है उसका जवाब समाज की एकता, एकजुटता के पर टिका हुआ है, और समाज जिस दिन संकल्प ले लेगा सब चीजें समाज के हिसाब से हो जाएगी। दलितों के मिडिल क्लास का पेट ज्यादा तो नहीं भर गया है? आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं, उस सरकार में उनको ठेके मिले, नौकरियां मिली, सब कुछ मिले। आज जो लोग घास खोद रहे थे नौकरियों में चले गए, परिवार के 3-6। मैं तो ये कहूंगा कि बाबू जगजीवन राम से ज्यादा मजबूत आदमी उस समय का। बाबू जगजीवन राम देश के रक्षा मंत्री थे, पहले रक्षा मंत्री थे बाबू जगजीवन राम सबसे पहले बड़े आदमी थे समाज के। लेकिन जब वाराणसी में संपूर्णानंद की मूर्ति उन्होंने अनावरण किया तो उसके गौमूत्र से धुलवाया गया। तो जो मध्यम से, जो डॉक्टर अम्बेडकर के लगाए हुए वृक्ष के फल खा करके मध्यम वर्ग में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग एंटर कर गए, मेरा उनको ये सीधा सीधा सवाल उनसे है कि क्या आप रामनाथ कोविंद जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनसे बड़े तो नहीं है? क्या आप बाबू जगजीवन राम जो उनका जो देश के रक्षा मंत्री थे उनसे बड़े तो नहीं है? अगर आप उनसे बड़े नहीं हैं और इस देश के जातिगत सिस्टम में अगर इन लोगों के साथ इस टाइप का व्यवहार हो सकता है, तो मुझे लगता है हमारे लिए सीखने के लिए इससे बड़ा और कोई सवाल नहीं हो सकता। पर एक तबका तो ये सोचता है कि नौकरी मिलने के बाद अब तो महीने की तनख्वाह आ रही है, अब ना समाज की जरूरत है ना बाबा साहब की जरूरत है। ये प्रवृत्ति तो है ना, ये मान रहे हैं आप? एहसान फरामोशी का एक जो एलिमेंट है वो नजर आ रहा है। मैं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही थी कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है, ये उनकी पीड़ा और वेदना थी बाबा साहब अम्बेडकर की। और बाबा साहब का बोला हुआ एक एक शब्द ना केवल भारत के लिए विश्व के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और अगर उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझको धोखा दिया है, तो निश्चित रूप से पढ़े लिखे लोगों के सामने सवाल निशान तो छोड़ता है, जो आपका सवाल है। बिल्कुल। और मैं पढ़े लिखे लोगों से जो सरकार की नौकरी में आ गए हैं, जिनके बच्चे विदेशों में चले गए हैं, कुछ लोगों ने अपने बच्चे विदेशों में भेज दिए हैं, कुछ माँ बाप विदेशों में भी चले गए हैं, कुछ लोग मध्यम वर्ग में आ गए हैं, और मध्यम वर्ग में आने के बाद में वो लोग सोचते हैं अब हमें इन चीजों की जरूरत नहीं। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, जब तक भारत है, भारत में जातिवाद था, जातिवाद है और जातिवाद रहेगा। और जब तक जातिवाद है, हर एक व्यक्ति को, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति समाज का कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, चाहे वो किसी प्रधानमंत्री बन जाए, गवर्नर बन जाए, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी बन जाए, कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाए भारत का, उसको समाज की आवश्यकता थी और हमेशा रहेगी। इसीलिए समाज को छोड़ने वाले व्यक्तियों का जो दुर्दशा है वो हमने अनेकों बार देखी है, और जो समाज के साथ रहे हैं उनको भी हमने बार बार देखा है। मेरा आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये आपसे मेरा समाज के लोगों से आह्वान है, बिल्कुल, समाज सर्वोपरि था, सर्वोपरि है, सर्वोपरि रहेगा।
इसलिए आपको अपनी सोच में परिवर्तन करना चाहिए और अपने समाज को सर्वोपरि मान करके अपनी कार्यशैली को आपको निर्धारित करना चाहिए। अखिलेश जी को आप कैसा नेता मानते हो कि जैसे ही बसपा की सरकार गई या उसके खिलाफ षड्यंत्र हुआ, आपको तो मालूम है पूरा पूरा, बहुत सारी चीजें बीएसपी के हाथ से निकलती चली गई, चीजें आउट ऑफ हैंड हो गई, भट्टा पॉडसल से लेके एनएचआरएम, और बसपा का मीडिया मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं था जितना आजकल हुआ करता है अन्य पार्टियों का। तो बसपा एक तरह से उसके रिसीविंग एंड पे गई, नुकसान हुआ, और पत्थर की मूर्तियां ये सब करते करते पूरा कुछ महिमा, एक छवि खराब हुई पार्टी की और पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, और सरकार अखिलेश यादव जी की आ गई। इसमें बड़ा मैं राजनीतिक रूप से, कैसे नेता है अखिलेश यादव? राजनीतिक रूप से मैं कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों मेरा एक साक्षात्कार हुआ जिसमें मैंने कहा केजरीवाल साहब ने झाड़ू वालों का वोट लिया, अनुसूचित जाति समाज का वोट लिया, उन्होंने स्कूटर वाले ऑटो वालों का वोट लिया, सरकार बनाई, और जब राज्यसभा में सांसद बनाने का नंबर आया तो 10 के 10 सांसद उन्होंने अपने बिरादरी के बनिए या जनरल कैटेगरी के लोग बनाए। तो मैंने उस दिन कहा था टीवी पर कि ये जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, इनका भविष्य निश्चित रूप से अंधकार में, जिसकी कथनी और करनी में फर्क हो जाए उसकी राजनीति भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। नेचर का रूल है, कथनी और करनी में समानता होना बेहद जरूरी है। हालांकि राजनीति में बड़ा कठिन काम है, लेकिन मैं अब तक की उम्र में जो भी मेरा अनुभव है, मैंने अपनी कथनी और करनी में 0% का डेविएशन नहीं होने दिया। इसके लिए चाहे मुझे कोई भी चुनौती भेजनी पड़ी। अब आ जाते हैं हम जो अन्य नेता है। केजरीवाल साहब तो प्रपंच रच के चले गए पूरा, और मैं केजरीवाल साहब को इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है खेला। उन्होंने झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेकर के एक गरीब समाज का जो बेवकूफ बनाया। मेरी बात समझ। और जिस तरह राजेंद्र पाल गौतम का 22 प्रतिज्ञाओं पर उन्होंने इस्तीफा जबरदस्ती लिया, दोनों चीजों के अंदर जो है ना, और जो गुजरात में सरकार बनाने का सपना देख रहे थे, जो कहीं पूरे प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे, मोदी जी के सामने लड़ रहे थे, आज वो एक विधायक का चुनाव अपनी ही विधानसभा सीट से हार गए। समझे बात आप? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये आपने कहा कि अभी आपने कि भाई अखिलेश यादव जी का जो अभी आपने जिक्र किया है, ये जो 37 सीटें मिली हैं, ये बिल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं अखिलेश यादव जी की नहीं है, ये संविधान की जो प्रति दिखाई है उसका परिणाम है। पिछली बार 5 सीटें आई थी जब बहन जी की 10 सीटें थी, पिछली लोकसभा गठबंधन था वो तो। ये जो 37 सीटें आई हैं, ये संविधान की जो राहुल गांधी जी ने किताब दिखाई है, अनुसूचित जाति समाज के मन में जो एक ये भय पैदा हुआ कि ये संविधान को अगर 400 पे आए तो संविधान को बदल देंगे। इसके बाद अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने बहन जी का दामन छोड़ करके और इस इंडिया गठबंधन को वोट किया। उसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग 400 का बात कर रहे थे वो 240 तक आगे टिके। और टिकने के बाद में समझे नहीं बात आप, तो मैं ये कह सकता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ में कि जो हमारे अखिलेश यादव साहब हैं, ये 37 सीटों को अपनी स्थायी जीत कभी ना समझे। ये छल कर रहे हैं आपके हिसाब से सीट कि जो संविधान दिखा रहे हैं? देखिए क्या नियत, और देखिए मैं यह एक बात कहना चाहूंगा, राजनीति का और छल कपट का मुझे लगता है कि ये कई बार तो पर्यायवाची नजर आते हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आता है? जैसे सूरज और सूर्य पर्यायवाची है ना एक दूसरे के, ऐसे छल कपट और राजनीति भी करीब करीब पर्यायवाची जैसे लगते हैं। आप कह रहे हैं लंबी नहीं चलने वाली ये 37 सीटों वाली जो उनकी? बिल्कुल नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, ये समाजवादी पार्टी का एक्सट्रीम था और इसका कारण सिर्फ संविधान की प्रति थी, जिसको लेकर के अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने बहन जी को वोट कास्ट, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से वोट कास्ट ना करके उधर वोट कास्ट किया, उसका ही परिणाम था। लेकिन ये अस्थायी है, बिल्कुल स्थायी नहीं है। इसके लिए अगर कोई आदमी ओबीसी का नेता, SC/ST समाज का नेता या कोई और भी जो बहुजन समाज का नेता जो चाहता है कि वो अपनी राजनीति को स्थायी रूप से आगे लेके जाए, उसको अनुसूचित जाति जनजाति अर्थात बहुजन समाज के लिए अपनी पार्टी की तरफ से ठोस एजेंडा पूरे देश के सम्मुख रखना पड़ेगा, रखना चाहिए, और उसका वो व्यवहारिक काम है, उसको अमली जामा पहनाना चाहिए। जैसे पिछले दिनों गृह मंत्री जी ने कहा कि आज ये फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, समझ बात आप? और अगर इतने बार नाम किसी मतलब ये है कि भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता नहीं। अब ये देखना है कि इस बात का कितने लोगों ने विरोध किया। जिन्होंने विरोध किया वो बाबा साहब के अनुयायी है, उनके फॉलोवर है, और जिन्होंने चुप्पी साध ली तो उनकी चुप्पी पे सवाल तो खड़ा करती है। ये अंबेडकर के संविधान को दिखा रहे हैं पर इस पर नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ये संविधान की किताब का, ये बाबा साहब के फोटो का केजरीवाल साहब ने इस्तेमाल किया। तो संविधान का इस्तेमाल भी राजनेता अगर कर रहे हैं तो ये स्वाभाविक बात है। बट समाज को मैं आज ये कहना चाहूंगा कि आपको चिंतन मंथन करना होगा, आपको विचार करना होगा,
आपको इतिहास में जाना होगा, जो आपका अपना आंदोलन है उस आंदोलन को समझना होगा, और आपकी एकता एकजुटता आने वाले दिनों में आपके लिए वरदान बनेगी, और आपका बिखराव आपके लिए आपका अभिशाप बन जाएगी। फाइनल सवाल सर कि क्या अब आप चुनाव लड़ने की तैयारी में है? क्या आप चुनाव लड़ना चाहते मैं इस बार भी मैं लोकसभा बुलंदशहर से मैं चाहते थे आप? मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी साहब से स्पष्ट रूप से कहा था कि मेरे जैसे व्यक्ति को लोकसभा में जाना है और मुझे अपने समाज की आवाज वहां पर उठानी है। मैंने कहा बिल्कुल, और मैंने कहा मेरा बुलंदशहर का मैं रहने वाला हूं, वहीं मैं पला पड़ा हूं, उस भूमि का मेरे ऊपर कर्जा है। मैं चाहता हूं कि मैं 2-3 बार यूएनओ में अपना संबोधन करके, ब्रिटिश पार्लियामेंट, कनाडा पार्लियामेंट में मेरा संबोधन हुआ, पूरा वर्ल्ड मुझे सम्मान देता है, पूरे देश में मुझे सम्मान मिलता है, जिस एयरपोर्ट पर उतरता हूं लोग मेरे लिए वहां पर खड़े रहते हैं। तो मेरे लिए तो आज के डेट में मैं मानता हूं, समझे नहीं बात आप, कि बाबा साहब का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे सिर पर है, मुझे उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने पैतृक जो यहाँ से मैं पैदा हूं उस जिले से इत्तेफाक से वो सीट बुलंदशहर आरक्षित सीट भी है, इसलिए इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, और मैं चाहता हूं कि मैं वहां से लोकसभा लड़ना चाहता हूं। मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कही, लेकिन गठबंधन में जब उनका गठबंधन से टूटा, इंडिया गठबंधन से टूटा और बीजेपी के साथ हुआ, तो वो बंटवारे में बीजेपी के कोटे में चली गई, तो उस स्थिति में ये संभव नहीं हो पाया। लेकिन 2029 में मैं इस बात का मेरा प्रबल विचारधारा है कि मैं निश्चित रूप से बुलंदशहर की लोकसभा से चुनाव लड़ने की मैं इच्छा रखता हूं, अपने ये लोकसभा को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, अपने जनपद जहां मैं पैदा हुआ उसका कर्जा जो मेरे ऊपर है उसके विकास कार्यों को अमली जामा पहना करके उस कर्जे को मैं उतारने की सोच रखता हूं। अब तो आपका शायद काम आसान रहे क्योंकि बीजेपी आरएलडी के साथ है, तो 27 में चुनाव। राजनीति में कब क्या समीकरण कैसे बदल जाए कहा नहीं जा सकता, इसमें कहीं स्टेबिलिटी नहीं होती। कल हमने विधानसभा चुनाव लड़ा था अखिलेश यादव जी के साथ में, तो हमारे 10 विधायक आए थे, हमारे पार्टी के अध्यक्ष को डिम्पल यादव का नॉमिनेशन विड्रॉ करा करके अखिलेश जी ने राज्यसभा में भेजा था। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, पार्टी का महासचिव होने के नाते इस बात को जिम्मेदारी के साथ में स्वीकार करता हूँ, ये सत्य भी है, पूरे देश के सामने है। उसके बाद में फिर परिवर्तन हुआ, पार्टी ने फिर अपना स्टैंड चेंज किया और फिर एनडीए का हिस्सा बने। उसके बाद 2 सीटें हमको मिली, बिजनौर और क्या नाम है बागपत, वहां से 2 सांसद हमारे बने। हमारे पार्टी के अध्यक्ष को कौशल विभाग का केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया और एजुकेशन में उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। इसके बाद हमारा एक कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में उसका इंडक्शन हुआ। एक एमएलसी भी उत्तर प्रदेश में हमारे विधानसभा परिषद बनाया गया। तो ये सारे जो सेटलमेंट हैं, ये पार्टी किस समय पर क्या निर्णय लेती है, ये पार्टी के राजनीतिक लेवल पर कोई भी चीज में स्टेबिलिटी नहीं हो सकती, कभी भी कुछ भी संभव हो सकता है। आने वाले 2029 की पिक्चर क्या होगी इस समय वह भी हम और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आखिरी सर, क्लोजिंग कुछ सवाल, 27 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा को आप कैसे देखते हैं, क्या होने वाला है आपके हिसाब से? देखिए 2027 में इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी बहुत सारे राजनीतिक उथल पुथल की संभावना बिल्कुल टेलीविजन के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई देती है, लेकिन 2027 का चुनाव जब आएगा तो बहुत सारी चीजें लास्ट मोमेंट पे तय होती हैं, समझने बात आप। लेकिन 2027 के अंदर समझने बात आप, निश्चित रूप से हम तो ये मतलब ये मेरा अपना ऐसा मानना है कि 2027 में जब विधानसभा उत्तर प्रदेश का होगा तो जो भी जनमत उभर कर आएगा प्रदेश का, तो वो निश्चित रूप से उसमें अनुसूचित जाति जनजाति समाज की सम्मान पूर्वक भागीदारी होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और जो चीजें अब उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही हैं हमारे समाज के लोगों के साथ, हर रोज अत्याचार अन्याय जो बढ़ रहा है, लोग बदतमीजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उसकी वीडियो बना रहे डाल रहे हैं, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, उसकी भर्त्सना करता हूं। और मैं मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि इस विषय में मैंने आरएसएस के लोगों को टेलीफोन करके कहा है कि साहब ये जो नैरेटिव क्रिएट हो रहा है ये निश्चित रूप से पार्टी और सरकार के विरोध में जा रहा है। सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों की सुरक्षा जो इस समय जिस तरह का माहौल बन रहा है वो चिंताजनक है, उसमें सरकार को कदम उठाने चाहिए और ऐसी जो घटनाएं हो रही है उनकी पुनरावृत्ति को रोकने की पहल करनी चाहिए। फाइनल सवाल सर कि अब क्योंकि बीएसपी को लेके आपके विचार बहुत स्पष्ट रहे हमेशा से, बहन जी इस वक्त एक कठिनतम दौर से गुजर रही, क्योंकि राजनीतिक रूप से आंकड़े पार्टी के पास बड़े पैमाने पर है नहीं, कुछ राज्यों में जरूर सफलता मिलती है। एक विधायक जीते थे उमाशंकर जी रसड़ा से और 9% का चुनाव वोट मिला था उनको बीएसपी को, पहले 13 मिला लोकसभा में, फिर उसके बाद 22 में 9 मिला। मेरा सवाल यह है कि परिवार में भी जो दिक्कतें आई, आकाश आनंद जी को बहन जी ने निष्कासित किया पार्टी से,
तो अब बहन जी एक तरह से पार्टी की जो कमान है वो खुद संभाल रही हैं और वो लीड कर रही हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे बहन जी के बारे में एज अ लीडर, कि समाज को उनके साथ खड़ा तो होना ही चाहिए, लेकिन अब वो एक तरह से पूरे के पूरे मूवमेंट को, क्योंकि सबको टेस्ट किया, बहन जी को धोखा देने वाले जाटा समाज के लोग भी हैं, ऐसे ऐसे लोग जिनको बहन जी ने 3-3 बार राज्यसभा भेजा, वो चले गए समाजवादी पार्टी में। तो बहन जी जो है अब इस दौर में 27 के चुनाव में समाज को किस तरह से उनको देखना चाहिए? देखिए, बहन जी का डेडिकेशन और डिवोशन समाज के सामने। बहन जी ने माइनस से राजनीति शुरू की। बिल्कुल। उनके पास प्रॉपर कपड़े नहीं थे, पैरों में चप्पल प्रॉपर नहीं थी, ये हम सब ने देखा। बहन जी ने दिन रात मेहनत की, मान्यवर काशीराम जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ी और उन्होंने भारत की राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाम स्थापित किया। विश्व के स्तर पर अगर कोई नाम लिया जाता है दलित राजनीति में, तो बाबा साहब अम्बेडकर, उसके बाद काशीराम जी, और तीसरा नाम अगर लिया जाता है तो निश्चित रूप से मायावती जी का लिया जाता है। समाज इसे स्वीकारता भी है, दुनिया इसे स्वीकारती है, ये सच भी है। अब रही बात जो अभी आपने डाउन और फॉल की बात कही, जो आपने कहा कि भाई घटते बढ़ते रहते हैं, समझे बात। आपने देखा कि हमारे दिल्ली के अंदर हमारे केजरीवाल साहब जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, वो इस बात के लिए 100% श्योर थे कि दिल्ली तो मेरी है। लेकिन दिल्ली में जो परिवर्तन हुआ आपने देखा। तो जहां तक अभी बहन जी की बात है, बहन जी बहुत कमिटेड है, बहन जी उनका बहुत बड़ा अनुभव है, बहुत बड़ा एक्सपोजर है। उन्होंने पार्टी की कमान अपने हाथ में थामी है। मेरा साधुवाद और शुभेच्छा उनके साथ है और आने वाले दिनों में मुझे ऐसा विश्वास है कि बहन जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी पुनः अपने उस मुकाम को स्थापित करेगी, उस मुकाम को हासिल करेगी जिससे समाज के हर व्यक्ति को न्याय मिले, समाज का हर व्यक्ति भारत में सम्मान और स्वाभिमान के साथ उसको जीने का अवसर मिले। विशेष रूप से मैं बहुजन समाज की बात कर रहा हूं। और जो अन्याय और अत्याचार आज माहौल बन रहा है, एक माहौल बन रहा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि माहौल बन रहा है या बनाया जा रहा है, आई डोंट नो, पर अनुसूचित जाति जनजाति समाज के खिलाफ भी माहौल बन रहा है। पहले मुस्लिम समाज से खिलाफ बन रहा था, वो कंटिन्यू चल ही रहा है, समझ बात था। अब अनुसूचित जाति जनजाति समाज के खिलाफ भी एक माहौल तैयार किया जा रहा है और वो बहुत ही, मतलब मैं कहूंगा उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं फिर कहूंगा, मुस्लिम समाज इस देश का नागरिक है, उसका इतिहास है, लंबे समय तक उसे भारत का नागरिक होने का उनको गौरव प्राप्त है। भारत के विकास में उन लोगों का भी बराबर का योगदान है। हम उनको विदेशी अगर कहते हैं तो मुझे लगता है उनके साथ न्याय नहीं करेंगे और उनके हितों को संरक्षित करना भारत के राजा और प्रदेश के राजाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके हितों को भी संरक्षित करें। साथ साथ अब मैं आता हूं बात जो आपका मूल सवाल है, मेरी साधुवाद है, मेरी सद्भावना है कि बहन जी ने कमान अपने हाथ में ली है। कुछ लोगों ने, जो अभी आपने जिक्र किया कि उसको पार्टी ने बहुत कुछ दिया, मान दिया, सम्मान दिया, लंबी दिया, लेकिन लोगों ने धोखा दिया, ये वास्तव में अपने आप में बहुत चिंता की बात है। और जब बहन जी ने अपने हाथ में कमान ली है तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा अपना ऐसा विश्वास है कि वापस ये आंदोलन अपनी मजबूती को पकड़ेगा और समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय देने में सफल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया और दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतना लंबा इंटरव्यू अनकट देखा। ये इंटरव्यू अनकट ही आपके सामने, सर आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। कतई भी आसान नहीं है इस तरह का इंटरव्यू जो है देना, क्योंकि आप आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हम सवाल 27 के चुनाव को लेकर कर रहे हैं, बड़ी सारी पेचीदगियां उत्पन्न हो रही होंगी आपके दिमाग में भी, क्या बोला जाए। लेकिन केपी चौधरी साहब बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और शायद ही कोई इस तरह के स्तर पे, इस तरह का स्तर का नेता, इतने ऊंचे स्तर का नेता दूसरी पार्टी में रह के भी बसपा की बात करे और बहन जी को लेके जो उनके विचार हैं, जो बहुजन राजनीति की चिंता वो बता रहे हैं, वो समाज के लोगों को समझनी भी चाहिए। खासतौर से जो नौकरी पेशा वर्ग है, जिन्होंने शायद बसपा कार्यकाल में नौकरियां प्राप्त की, लेकिन वो इतने अब संपन्न हो गए कि शायद उनको जरूरत महसूस नहीं होती। उन लोगों को भी चिंतन मनन करना पड़ेगा कि ये काशीराम साहब का जो आंदोलन है, जो बाबा साहब का जो आंदोलन था जिसको काशीराम साहब आगे लेके चले, वो उस मुकाम तक पहुंचा और क्या वो दोबारा उस शिखर पे पहुंच पाएगा। बहुत सारे सवालों के जवाब मिले, लेकिन ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी कि राजनीति जो है वो क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं से भरी होती है। क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी कि समीकरण क्या बनेंगे, कौन किस पाले में बैठेगा, ये भविष्य निर्धारित करेगा। इसलिए जो लोग अपनी पार्टियों के साथ लॉयल हैं, जो अपनी पार्टियों को मजबूत कर रहे हैं, उनकी पार्टियां जो हैं चुनावी दमखम दिखाएंगी। बहरहाल दलितों को एक चीज से जरूर बचना चाहिएगा और केपी चौधरी साहब भी जो है अग्री करेंगे कि आपको फ्लोटिंग वोट बनने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप फ्लोटिंग वोट बन जाते हैं कि आप किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं, तो आपका खुद का जो वजूद है, जो साहब काशीराम ने आपको सरकार गिराने और बनाने की जो
ताकत दी थी वो खत्म हो जाएगी, तो ना तो केवल आपकी पूछ होगी, ना ही फिर आपके नेताओं की पूछ होगी। ये खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, आपकी कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। पूरे इंटरव्यू में, पूरे पॉडकास्ट में किसी भी बात पे आपके क्या कुछ विचार हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते, खुलकर अच्छी सम्मानजनक भाषा में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए और इस वीडियो में से जो भी अहम हिस्से आपको लगते हैं उसे डाउनलोड करिए, उसको क्लिप के तौर पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे, ट्विटर पे शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जय भीम। जय भीम। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।